जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है बैंक ऑपरेशंस मैनेजमेंट और इसका यूनिट 7 कोर्स बुक के मुताबिक आपके सामने डिस्प्लेड है। इसका टॉपिक है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो हर बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने एसेट और लायबिलिटीज़ के टेन्योर्स को मैनेज करें। तो इस यूनिट के अंदर हमारा मेन टॉपिक ये होगा कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, और अगर डिफरेंस आ रहा है, ड्यूरेशन गैप है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का ये जो टॉपिक है, इसकी स्ट्रेटजीज हमने पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैंक के एसेट्स क्या होते हैं। बैंक की जो इन्वेस्टमेंट अदर स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स में होती है या टीवीएल्स में बैंक ने जो लोन दिए होते हैं और जो अदर इंस्टीट्यूशंस को लैंडिंग की होती है। बैंक की लायबिलिटीज होते हैं डिपॉजिट्स जो लोगों ने करवाए होते हैं या अदर बैंक्स ने जो उन्हें लोन दिया होता है। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। इट इज बेसिकली a function where banks plan and monitor their cash flows from investment and other earning assets as against cost and sources of their fund under a measured approach। यानी आप डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, मिसाल के तौर पे 1, 2, 3 या 4 साल के लिए डिपॉजिट्स आए होते हैं, उसी में से आगे आप लैंडिंग कर रहे होते हैं 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए। तो आपने डिपॉजिटर से जो पैसा लिया है और उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है, और वही पैसा जो आगे आपने लैंड किया है और उस पर आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है। ये जो बीच में जो डिफरेंस होता है टेन्योर्स का, इसको मैच करने का नाम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है। तो एसेट एंड लायबिलिटीज कैसे रिस्क बिजनेस में क्रिएट करते हैं। वैसे कोई भी बिजनेस हो या जनरली बैंकिंग बिजनेस, उसमें 4 तरह के रिस्क होते हैं, जैसे ये डायग्राम में सामने डिस्प्ले है। नंबर 1 लिक्विडिटी रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? इट्स द पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम इट्स इनएबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अगर आपके पास कैश शॉर्टेज हो जाए, आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट ना कर सकें, तो उसे लिक्विडिटी रिस्क हम कहते हैं। फिर होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क आपके जो मार्केट कैपिटल मार्केट के अंदर आपके शेयर्स होते हैं, उनमें अगर प्राइस में बहुत डाउनफॉल आ जाए तो वहां पे रिस्क हो सकता है। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ये जनरली अटैच होता है जो हमारे सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसी रेट्स होते हैं, अगर वो बहुत डाउन या बहुत अपवर्ड मूव कर जाएं तो वहां से भी रिस्क राइज हो सकता है। और या कि उसकी एग्जांपल्स कोट की गई हैं। और चौथा रिस्क होता है एक्सचेंज रिस्क और करेंसी रिस्क। अगर और जिस करेंसी में हमारा बैंक डील कर रहा है, और या जिस करेंसी में एसेट एंड लायबिलिटीज हमने डिफरेंट करेंसीज में लिए हुए हैं, तो उसमें अगर चेंज आ जाए तो उसमें मिसमैच हो सकता है वैल्यू में। तो उस सूरत में व्हाट आर दी नाउ प्रूडेंट स्ट्रेटजीज ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटीज को मैनेज करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजीज क्या है? नंबर 1 मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग। तो मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एसेट्स की भी मेजरिंग करें कि आपने जो लोन्स दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कितनी की हुई हैं और उन पे क्या डिविडेंड या इंटरेस्ट आपको वसूल होने हैं। इसी तरह जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके एंगल से भी देखें कितने डिपॉजिट्स लिए हैं और उस पर क्या पे करना है आपने। उसमें मेजरिंग एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन टू डिपॉजिट्स। तो जो जैसे मैंने पहले कहा, एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो मेजर करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स टू डिपॉजिट रेशो, ये 2-3 रेशोज बैंक में यूज होती हैं। इनके जरिए मेजर करके हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे इस वक्त क्या पोजीशन है, हमारे डिपॉजिट्स जो हैं वो कितने हमने एडवांस किए हुए हैं और कितना उनका हिस्सा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब होता यह है कि इसके बाद जो बी स्ट्रेटजी है, दूसरी स्ट्रेटजी, वो बैलेंसिंग द बास्केट है। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये पुरानी स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पोर्शन लैंड कर दें या बहुत ज़्यादा पोर्शन किसी अदर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें। तो बैंक को एक बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ती है। कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, कुछ शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में करें, जैसे टी बिल्स वगैरह हो गए या लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो गए, कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कर सकते हैं, कुछ अदर बैंक के लिक्विड एसेट्स में कर सकते हैं, कॉल मनी प्लेसमेंट्स में, या कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज जब आप फॉलो करेंगे तो उससे होगा ये कि अगर एक जगह कुछ डाउनफॉल आ भी रहा है या रिस्क आ रहे हैं या लॉस हो रहा है, तो दूसरी जगह से आने वाला प्रॉफिट उसको सेट ऑफ कर देगा। नंबर 3 स्ट्रेटजी होती है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए फ्लोटिंग रेट मैनेजमेंट की। आप जब लैंडिंग करें या जब आप डिपॉजिट लें, उसके लिए फिक्स रेट्स के बजाय काइबर प्लस रेट ऑफर किया करें। कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो होता है, जारी बात है, ये सेंट्रल बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी रेट पे बेस कर रहा होता है। उसमें 1 या 1.1% ऐड होता है नॉर्मली। तो इसमें आप जब भी किसी को लोन दें, काइबर प्लस 3%, काइबर प्लस 4% में करें, ताकि अगर इसमें डाउनफॉल आ रहा है या इसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिस्क मैनेज होता है। चौथी स्ट्रेटजी है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। आप
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं या और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। इनका डिटेल्ड मैकेनिज्म आपका जो सब्जेक्ट है मनी एंड कैपिटल मार्केट उसके अंदर आपको समझाया जाएगा। फिर लेंथनिंग ऑफ लायबिलिटीज की एक स्ट्रेटजी होती है, जो आपने लोगों के पैसे पे करने हैं या इंस्टीट्यूशंस के, उसमें आप टेन्योर चेंज कर सकते हैं। आप नेगोशिएट करके आप उनसे टेन्योर चेंज कर सकते हैं या टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं। मसलन कोई लायबिलिटी 3 साल में सेट ऑफ करनी है, उसको 5 साल तक आप ले जा सकते हैं। तो ये 4-5 स्ट्रेटजीज थी जिससे आप एसेट लायबिलिटी मैनेज कर सकते हैं। अगर फिर इसमें ड्यूरेशन गैप आ जाए, सो हाउ टू मैनेज इट। मिसाल के तौर पे अगर आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स हैं जहाँ पे ड्यूरेशन 3 साल के अंदर के लिए आपने लोगों से पैसे लिए और 3 साल बाद आपने उनको वापस करने हैं और आपने उन्हीं पैसों में से, उन्हीं डिपॉजिट्स में से 4 साल के लिए आगे लैंड कर दिए। तो अब ये 1 साल का डिफरेंस आ गया है, ड्यूरेशन गैप है, तो इसको कैसे हैंडल करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई भी हैं मार्केट बिल्स की, ट्रेजरी बिल की, टर्म डिपॉजिट्स की। तो ड्यूरेशन गैप बैलेंस शीट का अगर आ जाए तो उसको कैसे करना है, उसके लिए भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज आगे होती हैं। सबसे पहले उस ड्यूरेशन को मेजर करें। मेजर करने से ये होता है कि आपको पता चलता है कि एसेट एंड लायबिलिटीज के अंदर जो मिसमैच आ रहा है, स्पेशली ड्यूरेशन गैप आ रहा है, वो कितना है। फिर उस ड्यूरेशन गैप के हवाले से देखें कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसकी एक्सटेंट कितनी है, और फिर उसके बाद आप डिफरेंट अप्रोचेस उसकी वर्कआउट कर सकते हैं कि हमने कितनी। ये यहाँ पे पेज 144 पे एग्जांपल दी हुई है कि ये ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स या ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज आ जाए तो उसको कैसे करना है। ये एक चार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, इस तरह ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज का किया गया। ये एक फार्मूला है, सामने आपके सामने लिखा हुआ है, उसकी बेस पे ये सारी कैलकुलेशन सामने परफॉर्म की गई हैं। इसकी बेस पे ये आखिरी कॉलम में वेटेड ड्यूरेशन ईयर्स कैलकुलेट हो रहा है सबका। तो वेटेड ड्यूरेशन ईयर्स की बेस पे फिर हम डिसाइड करने का हमें क्या करना होगा। बैंक इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज ड्यूरेशन रिस्क। अब अपने बैंक को आप कैसे इम्यूनाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर ये रिस्क कम क्रिएट हो, जो एसेट लायबिलिटी का जो गैप है वो कम से कम रहे, ताकि आप के अंदर आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो ओवरऑल कैलकुलेट रहे। उसके लिए फिर डिफरेंट फार्मूलेज यूज किए जाते हैं ताकि आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके आपके पास रियल टाइम डाटा आ जाए। उसमें फिर आगे कुछ स्ट्रेटजीज भी दी गई हैं, जैसे वेरिएबल इकोनॉमिक सिनेरियोज में अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं तो रिडक्शन इन एसेट ड्यूरेशन में मिनिमाइज नेट ड्यूरेशन एंड स्लो डाउन द नेगेटिव इफेक्ट्स। इस तरह फ्लोटिंग रेट अगर आप अडॉप्ट करने तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा आप लॉन्ग ड्यूरेशन के डिपॉजिट्स अगर अडॉप्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये 3-4 स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने की स्ट्रेटजीज लिखी हुई है। इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़ाहिर बात है डिपेंड कर रहा होता है आपके सेंट्रल बैंक के पॉलिसी रेट्स की बेस पे। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जब आ रहे होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम अप्रोच होती है, तो उसको बेस पे किया जाता है और रीप्राइसिंग की जाती है अपने रिस्क की, जो फिक्स रेट के बजाय हम फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल रेट की पे जाएं। मतलब किसी कोई भी लोन बैंक दे रहा है, अगर आपने 10% रेट रखा और कल को अगर सेंट्रल बैंक के रेट राइज हो जाते हैं, वो 15% हो जाते हैं, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोन दें काइबर प्लस 2% से, तो जैसे जैसे सेंट्रल बैंक के रेट्स मूव होते जाएंगे वैसे वैसे आपके भी जो लोन के रेट्स हैं वो मूव होते जाएंगे। इस हवाले से इंटरेस्ट सेंसिटिव गैप एनालिसिस आप कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जिसमें हमने लोन दिए और अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उनका गैप कितना है और क्या हमें रीप्राइसिंग करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छे जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं बैंक की तरफ से, उसमें रीप्राइसिंग की ऑप्शंस शामिल होती हैं बैंक लोन्स में बेस्ड ऑन द सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। इसके आप प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उसका प्रिंसिपल है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करे कि बैंक का स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो इफेक्टिवली मैनेज्ड हैं। टॉप मैनेजमेंट इन चीज़ों को देखे, स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनी हो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है रिस्क मेजरमेंट हो और उसकी मॉनिटरिंग हो टॉप बॉडीज को। और बैंक जो रिस्क जहाँ पे हो रहा है न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर रिस्क राइज हो रहा है, तो उसको सिग्निफिकेंट उसके साथ प्रोसीजर्स हों जिससे उनको मैनेज किया जा रहा है। तो ये इसकी स्ट्रेटजीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आपका यूनिट था जी, जिसके अंदर हमने बैंक की एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की बात की और देखा कि डिफरेंट टेन्योर्स के अगर एसेट्स होंगी या डिफरेंट टेन्योर्स की लायबिलिटीज़ होंगी तो बैंक के लिए कैसे कैसे रिस्क राइज हो सकते हैं, और उसकी फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी कि उस ड्यूरेशन गैप को कैसे कम किया जा सकता है। एक दफ़ा आप इसकी रीडिंग कर लें एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।